हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज हम क्या कर रहे हैं भाई, एग्जाम्स चल रहे हैं तो प्रिपरेशन तो करनी है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का क्वेश्चन सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर आपको करा रहे थे, आज हम 5th सेट लेकर आए हैं। इस 5th सेट के ज़रिए आपकी काफ़ी हद तक मदद होगी। देखिए, हमने आपको अभी तक 4 सेट करा दिए हैं, काफ़ी प्रिपरेशन करा दी है। प्रिपरेशन तो ऑलरेडी पहले ही हो गई थी। सैम्पल पेपर तो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, साथ ही कुछ रिवीजन करने के लिए, पेपर पैटर्न जानने के लिए, अपनी गलतियों को समझने के लिए। तो ये जो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप किसी भी क्लास में रहें, अभी आप जैसे 9th में हो, अभी 10th में जाओगे, फिर 11th है, 12th है, तो हमेशा कोशिश करना कि 4 से 5 सैम्पल पेपर अपने हर एग्ज़ाम में जो है उसको आपको करना ही करना है। देखिए, ऐसा क्यों मैं कहती हूँ, क्योंकि ये सैम्पल पेपर आपको बहुत हद तक आपको अपने आप को समझने की कोशिश होती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो हमसे अभी पढ़ने के लिए रह गई है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। एक सैम्पल पेपर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लो, लेकिन दूसरे सैम्पल पेपर में हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाए, तीसरे में और बढ़ जाए। तो इस वजह से हमेशा ये कोशिश करो 4 से 5 सेट सॉल्व करो, और उनमें अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। आप ये देखोगे कि हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके आंसर्स हम लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तो हम आपको सैम्पल पेपर विद सोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप कुछ सैम्पल पेपर ऐसे सॉल्व करें जिनका सोल्यूशंस आपके पास ना हो। ठीक है, उनको आप खुद सॉल्व करो, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। चलिए, तो शुरू करें आज हम का। तो आज है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 5। ये सेशन 2024-25 का है। पेपर कोड याद रखिएगा, आपका अभी पेपर कोड जो है 9th में 002 है कोर्स ए का, तो 10th में भी यही 002 ही रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि देखिए, 9th-10th में 2 कोर्स चलते हैं हिंदी के, कोर्स ए और कोर्स बी। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोर्स ए का कोड अगर 002 है तो कोर्स बी का पेपर कोड 085 है। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हो, पेपर को करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। ये 80 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन हमेशा आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है। हमेशा सैम्पल पेपर में आप हो या कोई और क्लासेस हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि उन 15 मिनट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है। उन 15 मिनट में आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो पेपर तो आप पढ़ लो, लेकिन साथ ही साथ इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आप पहले से निकाल के रख सकते हो, जिनमें एक रहता है आपका अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। उसके बाद होता है पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, जिनमें आपके पास बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक दोनों तरह के प्रश्न आएंगे। जो अपठित गद्यांश और पद्यांश रहता है, उसमें आपके बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक दोनों आएंगे। तो आप एक तरीके से अगर उनमें आंसर्स निकाल कर रख लोगे तो बहुत आसानी रहेगी कि जैसे ही हम आंसर क्वेश्चन पेपर शुरू कर रहे हैं, फटाफट हम आंसर लिख लेते हैं। तो वो उस समय हम जब पढ़ें और समझें, उसमें टाइम जाए, उससे पहले रीडिंग टाइम में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ये समय दिया गया है। चलिए, तो अब कुछ सामान्य निर्देश हर पेपर के साथ दिए रहते हैं, इनको देखते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो याद रखिएगा, आपके पेपर में 15 प्रश्न आ रहे हैं, सारे प्रश्न करने हैं, और ये प्रश्न पत्र 15 प्रश्नों को 4 खंडों में बांटा गया है। का, खा, गा, घा। ठीक है, जैसे कि आपके पास में का खंड अपठित बोध का आ रहा है, ये चीज़ उन्होंने बताई ना। खंड का कुल 2 प्रश्न है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। तो खंड का क्या है आपके पास? खंड का में आपके पास में ये अपठित बोध है। अपठित बोध में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अपठित गद्यांश रहेगा, एक अपठित पद्यांश रहेगा। तो अपठित गद्यांश में आपके पास में जो है वो 5 प्रश्न आएंगे, जिनमें 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णनात्मक रहेंगे। दूसरा आपका आएगा कौन सा? वो रहेगा आपके पास में अपठित पद्यांश। उस पद्यांश में भी सेम रहेगा, आपके पास बहुविकल्पीय 3 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न वर्णनात्मक रहेंगे। तो 5-5 नंबर के आएंगे, 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे, नहीं सॉरी 7-7 नंबर के आएंगे, 14 नंबर के वो प्रश्न रहेंगे, और 10 प्रश्न दिए रहेंगे। सारे प्रश्न आपको करने होंगे।
चलिए अब आते हैं खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड खा आपका व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित रहेगा, जिसमें आपके पास व्याकरण के 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास और अलंकार। ठीक है, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, 4 आपके पास टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक पर आधारित 5-5 प्रश्न आएंगे। तो 4 पे अगर 5-5 प्रश्न आए तो 20 नंबर के प्रश्न तो ऐसे ही हो गए, मगर उसमें से आपको करने सिर्फ 16 प्रश्न हैं। वो कैसे? हर टॉपिक पे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको सिर्फ 4-4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हम 5 के 5 प्रश्न करते हैं। कभी ऐसा नहीं किया करो। जो प्रश्न आता है उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिया करो। एक्स्ट्रा ऑप्ट करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑप्ट करने का मतलब है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम और एनर्जी को आप दूसरे क्वेश्चन को करने में लगा सकते हैं। उस क्वेश्चन जिसको आप एक्स्ट्रा कर रहे हो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो बेटर यही है कि आपसे 4 क्वेश्चन कहे गए हैं, आप 4 ही क्वेश्चन करना। चलिए, खंड गा में कुल 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रश्नों की संख्या 21 है। तो खंड गा आपका पूरी तरीके से आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज और कृतिका पर आधारित रहेगा, जिस पे आपके पास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपके रहेंगे क्षितिज के काव्य खंड पे, 2 प्रश्न रहेंगे क्षितिज के गद्य खंड पर और 1 प्रश्न रहेगा संचयन पे। अब इनके अंदर भी उप प्रश्न हैं, तो दोनों मिलाकर करीबन 21 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि जो आपके आरोप से क्षितिज बुक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन क्षितिज बुक में जो है आपके पास में क्या दिया गया है, करीबन बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे और वर्णात्मक प्रश्न भी रहेंगे, और कृतिका से आने वाले प्रश्न आपके पास दीर्घोत्तरीय रहेंगे। खंड घा में कुल 4 प्रश्न और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं। तो खंड घा जो है उसमें 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। खंड घा आपका रचनात्मक लेखन आधारित है और सिर्फ 4 प्रश्न है। अब इसमें अनुच्छेद है, पत्र लेखन है, ईमेल है, लघु कथा लेखन है, सूचना लेखन है और साथ ही साथ आपका संवाद लेखन है। तो ये करीबन 6 प्रश्न जो हैं वो उन पर आपके सामने 4 प्रश्न हैं। अब आप कहोगे भाई 6 टॉपिक हैं और 4 प्रश्न दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनमें ऑप्शंस है। आपके पास में जो है वो ईमेल लेखन और लघु कथा लेखन दोनों में से ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा, और उधर संवाद और सूचना में ऑप्शन आएगा, दोनों में से आपको एक करना होगा। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। प्रश्नों के जितने प्रश्न दिए गए हैं हर किसी के साथ कुछ निर्देश मौजूद हैं। उन निर्देशों को आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है और सावधानी से पढ़ने के साथ साथ उनको उन निर्देशों के अनुसार ही काम करना है। अच्छा, अब इसमें एक ऐसा जो है क्लॉज नहीं दिया गया है, एक निर्देश नहीं दिया गया है जो मैं चाहूँगी जिसे आप बिल्कुल फॉलो करो और इसे अपनी आदत में ले लो। वो आपके साथ नियम है कि आप हमेशा क्वेश्चन पेपर को जो है सीक्वेंस में किया करो। क्वेश्चन पेपर में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस हैं उन्हीं सीक्वेंस में आपके आंसर होने चाहिए। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, आपको पता होनी चाहिए किसी भी पेपर को करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र, जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास खंड का आ रहा है। खंड का में अपठित बोध है। 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक अपठित गद्यांश है और एक अपठित पद्यांश है। अपठित गद्यांश दिया गया है, इस पर आपके पास में 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों में 3 बहुविकल्पीय हैं और 2 वर्णात्मक हैं। टोटल मिलाकर 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे, आपको सारे करने। अब बहुत ही सारा ये होता है कि मैम कोई ट्रिक हो बता दीजिए। देखिए, हमारा साहित्य बहुत ज़्यादा वृहत है, यानी कि बहुत विशाल है। इसके अंदर इतनी रचनाएं हैं जिनको हम नहीं कह सकते कि भाई ये आपके पास एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करो, तो हमेशा देखना कि पहली चीज़ जब भी आप इसे करने बैठो एक पूरे एकांत कमरे में बैठो प्रैक्टिस, क्योंकि आपके अगर आसपास शोर रहेगा तो आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। और इसको एक छोटी सी ट्रिक ये है, हम क्योंकि भाई देखिए कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तब एग्ज़ाम देने जाओ। क्वेश्चंस पढ़ो और फिर गद्यांश पढ़ो। तो कम से कम ऐसे 5 गद्यांश, अपठित गद्यांश आप घर में बैठ कर सॉल्व कर लो, बहुत ईजीली आप सारे काम कर लोगे। चलिए, तो देखिए क्या है, अब हमने तो जैसे बताया कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर गद्यांश पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर हम आपको सीधे तरीके से बताएंगे।
इस गद्यांश को पढ़ना है और इस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश क्या देखिए, समय परिवर्तनशील है, जो आज हमारे साथ नहीं कल हमारे साथ होगा और हम अपने दुख और असफलता से मुक्ति पा लेंगे। यह विचार ही हमें सहजता प्रदान कर सकता है। यानी कि कभी आप दुखी हो, परेशान हो, तो देखो आज जो नहीं है वो कल होगा। तो ये हमें कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा फील कराता है। हम दूसरे की संपन्नता, ऊंचा पद और भौतिक साधनों की उपलब्धता देखकर विचलित हो जाते हैं कि यह उसके पास तो है किंतु हमारे पास नहीं है। अक्सर ये होता है। यह हमारे विचारों की गरीबी का प्रमाण है और यही बात अंदर विकट असहज भाव का संचालन करती है। जीवन में सहजता का भाव ना होने की वजह से अधिकतर लोग हमेशा ही असफल हो जाते हैं। अगर हमारा जीवन सहज नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। सहज भाव लाने के लिए हमें एक तो नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम और ध्यान करने के साथ ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। इसमें हमारे तन, मन और विचारों के विकार बाहर निकलते हैं और तभी हम सहजता के भाव का अनुभव कर सकते हैं। याद रखने की बात है कि हमारे विकार ही अंदर हैं, यानी कि हमारे विकार हमारे ही अंदर हैं। ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा जैसे दुर्गुण हम अनजाने में ही अपना लेते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम उन्हें अपने अंदर ले लेते हैं और अंततः जीवन में हर पल असहज हो जाते हैं। और उससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अध्यात्म के प्रति अपने मन और विचारों का रुझान रखें। तो ध्यान रखिए, दूसरों की जो हम कहते हैं ना, अरे उसने उसके पास इतना सारा कुछ है, मेरे पास नहीं है, हैं, तो उन सारे भावों को आपको करना होगा, दूर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं असफलता की तरफ ले जाते हैं। आप चाहते हो सफल होना, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से इन विचारों को दूर करो, क्योंकि ये आपको अंदर से ही कोशिश नहीं करने देंगे। चलिए, तो ये तो हमारा गद्यांश था। अब इस पर है 5 प्रश्न, जिनमें 3 बहुविकल्पीय हैं और 2 वर्णनात्मक हैं। चलिए देखें क्या है। अधिकतर लोग हमेशा ही असफल हो जाते हैं। क्यों असफल होते हैं? जीवन में सहजता का भाव ना होने के कारण, आध्यात्म के प्रति रुझान ना होने के कारण, गरीबी के कारण, संपन्नता, ऊंचा पद और भौतिक साधनों की उपलब्धता के कारण। तो सही क्या है? वो है जीवन में असहजता का भाव, क्योंकि हम दूसरे की तरक्की, उसका धन दौलत देखकर अंदर से उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम असहज हो जाते हैं, हमारे अंदर सहजता का भाव नहीं रहता और यही सहजता का भाव हमें असफल बना देता है। असहजता से बचने का उपाय क्या है? अगर आप असहजता से बचना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ईर्ष्या, द्वेष और परनिंदा को छोड़कर, योगासन, प्राणायाम और ध्यान करके, अधिक धन कमाकर, आध्यात्म की तरफ रुझान रखकर। अगर आप असफल होने से बचना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है आध्यात्म की तरफ लगाओ। अध्यात्म क्या होता है? खुद अपना अध्ययन करो, ठीक है। आप दूसरों को देखकर परेशान नहीं हो, खुद अपने अंदर देखो क्या खामी है, उस खामी को दूर करो और आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौन से विचार हमें सहजता प्रदान कर सकते हैं? किस तरीके के विचार सहजता प्रदान करते हैं? आध्यात्मिक विचार, परनिंदा विचार, धनार्जन विचार या स्वस्थ शरीर के विचार? तो कौन से हैं? वो जाहिर सी बात है कि भाई आध्यात्मिक विचार ही हमें सहजता का भाव प्रदान, क्योंकि सहजता होगी तो सफलता होगी। हम अगर असहज रहेंगे तो असफल रहेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, हमारे पास 2 वर्णनात्मक प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे। 3 नंबर के हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 3, और 2 नंबर यानी कि 4 नंबर के हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे कितने? 7 नंबर का। विचारों की गरीबी से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? दूसरे की संपन्नता, ऊंचा पद और भौतिक साधनों की उपलब्धि अर्थात संपन्नता को देखकर अपना आत्म संयम खो देना, अपने आप को हम नहीं वो करें तो उसमें ईर्ष्या रखना तथा यह सोचना कि यह उसके पास तो है लेकिन हमारे पास नहीं। ऐसे तुच्छ विचारों को मन में लाना ही विचारों की गरीबी है। दूसरों की सफलता, उनके पास सब कुछ देखकर हम कहीं ना कहीं विचारों से गरीब हो जाते हैं, तो उस विचारों की गरीबी से हमें बचना है। नेक्स्ट है, हम सहजता का विकास कैसे कर सकते हैं?
अब कैसे हम करें अपनी सहजता का विकास? उन्होंने बताया ना कि भाई योग करिए, आध्यात्म की तरफ लगाइए, प्राणायाम करिए, कई बात बताई थी। सहजता के विकास के लिए हमें नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। साथ ही ईश्वर का स्मरण भी अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे तन, मन और विचारों में संयम आएगा और विकार बाहर निकलेंगे, जिससे हम सहजता का अनुभव कर सकते हैं। तो मतलब भगवान का, ईश्वर की आराधना करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, ये हमारे मन की शुद्धि करता है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2, जहां पर है हमारे पास एक अपठित काव्यांश। इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास फिर से 5 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णनात्मक रहेंगे। तो ये भी हमारा कितना रहेगा? 7 मार्क्स का। अब काव्यांश देखिए, गद्यांश को करने का तरीका अलग होता है और काव्यांश को करने का तरीका अलग होता है। गद्यांश में मैंने क्या बताया कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर गद्यांश पढ़ो, आप आसानी से आंसर निकालोगे। लेकिन काव्यांश में इसका उल्टा करना पड़ता है, आपको पहले काव्यांश पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं। तिनका तिनका लाकर चिड़िया, रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं। जो होते खुद मिटने वाले वे रचते हैं इतिहास नया, मंत्र नाश को पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जा आ करके। फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई संसार में दोनों ही तरह के लोग होते हैं, जिनमें देवता भी हैं और दानव भी हैं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, दूसरों को मारते हैं, खून बहाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। दूसरे ऐसे हैं जो एक एक घर जाकर लोगों को जो है बहलाते हैं, है ना, इस तरीके से बताया ना। तो इस तरीके से दोनों तरह के लोग आपको मिलते हैं इस संसार में। चलिए अब देखते हैं इस पर प्रश्न। पहले 3 बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न है, नव निर्माण कब संभव होता है? खुद जलकर, तिनका तिनका जोड़कर, राहों में आग बिछाकर या खून बहाकर। जाहिर सी बात है, नव निर्माण जब हम तिनका तिनका जोड़ते हैं। अब ये कहो कि एकदम से हम बड़ा सा महल बना लें, ऐसा नहीं। उस महल के लिए भी छोटी छोटी ईंटें लगती हैं। अब एक चिड़िया जो है वो बहुत अच्छे अच्छे घोंसले, हमने देखा ना चिड़ियों के कितने तरह तरह के घोंसले होते हैं। अब वो घोंसले कैसे बनाती है? वो एक एक तिनका ला कर अपने चोंच में दबा दबा कर लाती है और उससे घोंसले बनाती है ना। तो कैसे होता है? जब हम तिनका तिनका जोड़ते हैं तब नया सृजन होता है, यानी कि नया निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न है, नया इतिहास कौन बनाते? दूसरों के लिए जीने वाले, फूल खिलाने वाले माली, आग लगाने वाले या घर घर जाने वाले। तो सही क्या है? नया इतिहास है दूसरों के लिए जीने वाले। अब कैसे वो होंगे? अब जैसे इसमें हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए अपने जान दे दी। भगत सिंह ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, खुदीराम बोस हो गए। अब इन्हीं में आप पीछे हमारे बहुत सारे समाज सुधारक और विचारक रहे, उनको ले लीजिए। आप और पीछे जाइए त्रेता युग या सतयुग में, आप दधीची हैं, कर्ण हैं हरिश्चंद्र हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, रंतिदेव हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने दूसरों के लिए, परोपकार के लिए अपनी जान दे दी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, वो लोग इतिहास में अपना नाम लिखते हैं। अब जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, बहुत सारे लोग हैं, ज्योतिबा फुले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया और आज उनका नाम इतिहास में है। घर घर फूल खिलाने का आश्रय क्या है? माली का काम करना, घर में बगीचे लगाना, सर्वत्र सुख शांति कायम करना या घर घर पौधे बांटना। तो सही क्या है? सर्वत्र सुख शांति कायम करना। हर जगह घर घर जाना। बस देखिए, हर घर की अपनी एक परेशानी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई पड़ोसी से परेशान, कोई अपने घर वालों से ही परेशान, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो लोगों को जाना है, समझाना है कि भाई ये परेशानियाँ आती रहती हैं, लोगों से बात करना है
ताकि उनके घर में शांति और सुख संपन्नता बनी रहे। चौथा प्रश्न है, मानव और दानव के बारे में कवि ने क्या विचार व्यक्त किया है? भाई दोनों ही होते हैं, एक खून बहाने वाला होता है, एक दूसरों का भला करने वाला होता है। मानव और दानव के बारे में कवि का विचार है कि दोनों में भेद नजर नहीं आता है, वे एक समान लगते हैं, इनमें केवल कर्मों का अंतर है। देखने में एक से लगेंगे लेकिन क्या होगा, कर्मों का अंतर होगा। मानव में के कर्म अच्छे व आंसू पोंछने वाले होते हैं, जबकि दानव के कर्म बुरे होते हैं और वह विध्वंस करता है। तो देखने में दोनों एक से लगेंगे। आज के समय में जो दानव या मानव जो रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि अब इसको ऐसे समझिए, आपके आसपास बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ उसमें आपका भला चाहेंगे और कुछ आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे आपके साथ रह के, तो वो दानव का काम करेंगे। तो ये इनका फर्क हम सिर्फ कर्मों से ही जान सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, दूसरों के लिए आग बिछाने वालों की क्या दशा होती है? वो खुद भी उसी आग में जल जाते हैं, है ना? यही चीज बताई थी उन्होंने। तो देखिए क्या है, दूसरों के लिए आग बिछाने वाले खुद उसमें जल जाते हैं। यानी कि जो दूसरों के लिए बुरे कर्म करता है, दूसरों का बुरा चाहता है, वो खुद भी बुरा हो जाता है, उसके साथ ही बुरा हो जाता है। चलिए, खंड का खत्म हो गया, अब हमारे सामने आ गया है खंड खा। खंड खा हमारा व्यवहारिक व्याकरण आधारित है और इस खंड में करीबन 20 प्रश्न दिए गए हैं। अब इन 20 प्रश्नों को करना कैसे है, निर्देश। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो व्यवहारिक व्याकरण के 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इन 5 प्रश्नों को में से हमें सिर्फ 4-4 प्रश्न करने होंगे। तो जब 5-5 प्रश्न पूछे गए तो 20 प्रश्न हो गए। हर टॉपिक पे आप 4 प्रश्न करोगे तो कितने हो जाएंगे, 16 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ देखिए क्या है, उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले उपसर्ग पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखना है। हमारे सामने दिया गया है, अब इसे हमें क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। यहां पर पहला क्या है, प्रसाधन, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, प्र हमारा उपसर्ग है और साधन हमारा मूल शब्द है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अभिजात, ठीक है। अभिजात में उपसर्ग क्या रहेगा, देखिए अभिजात में अभि आपका उपसर्ग है और जात आपका मूल शब्द है। फिर आते हैं संसर्ग, तो इसमें क्या होगा, सम हमारा जो है वो उपसर्ग है और सर्ग हमारा क्या होगा, मूल शब्द होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी उपसर्ग से मूल शब्द को अलग कर रहे हो तो मूल शब्द का अपना एक अर्थ निकलना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। तो इसमें देखिए हमने जितने भी यहाँ पर मूल शब्द निकाले हैं इनका अपना अर्थ है, ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्र हमारा उपसर्ग है, साधन हमारा मूल शब्द है, अभिजात में अभि उपसर्ग है, जात मूल शब्द है, संसर्ग में सम उपसर्ग है और सर्ग आपका मूल शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब प्रत्यय आधारित प्रश्न आएंगे। प्रत्यय आधारित भी आपको 3 से पूछे गए हैं, 2 हो गए। तो उपसर्ग प्रत्यय जो हमारा पहला टॉपिक था, 2 नंबर उपसर्ग के और 2 नंबर प्रत्यय के, तो 4 नंबर हमारा पहले टॉपिक के लिए हो गए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द लिखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या दिया है, मनुष्य प्लस त्व, तो ये हमारा प्रत्यय है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मनुष्य त्व, ठीक है, मनुष्य त्व। फिर है चिकनाहट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिक ना हट, ठीक है। ये आ जो है वो इस मात्रा में मिल जाएगा, चिकनाहट। फिर आ जाते हैं चल प्लस अक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चल अक, अक चलक, ठीक है, तो ये हो जाएगा चालक, ठीक है, ये चालक हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आहा, तो वहाँ पर क्वेश्चन ही गलत दिया है, यहाँ पर होगा ये, एक मिनट, तब भी गड़बड़ हुआ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो यहाँ पर चाल है, चल नहीं है,
ये होगा चाल, चाल प्लस अक हो जाएगा चालाक। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन समझिए। ठीक है, चाल प्लस अक हो जाएगा चालाक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। देखिए यहाँ पर मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्व, चिकना प्लस आहट चिकनाहट, चाल प्लस अक चालाक। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है हमारे पास समास आधारित प्रश्न। ठीक है, समास आधारित प्रश्न करेंगे। इसमें निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए। अब हमारे पास यहाँ पर समास दिया गया है, इसमें अंदर ब्रैकेट में आपसे पूछा गया करना क्या। जैसे हवन सामग्री दी है तो उसका विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना, जो सही समास है उसका नाम लिखना। अब जैसे है यहाँ पर हवन सामग्री, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हवन के लिए सामग्री। अब यहाँ पर जब हवन सामग्री के बीच एक आपके परसर्ग आ रहा है के लिए, तो के लिए हमारा क्या होता है, के लिए हमारा कारक है, और कारक आधारित समास हमारा होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा होना है, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए क्या है, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री तत्, क्योंकि के लिए जो है वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, इसीलिए यहाँ पर ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब यहाँ पर है पुस्तकालय। पुस्तकालय का विग्रह करना है। पुस्तकालय का विग्रह 2 तरीके से हो सकता है। पहला है पुस्तक के लिए आलय, एक है पुस्तक का आलय। तो दोनों ही हाल में ये तत्पुरुष समास रहेगा, लेकिन जब अगर पुस्तक के लिए आलय करोगे तो संप्रदान तत्पुरुष रहेगा, फिर पुस्तक का आलय करोगे तो वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जब भी आप करना ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने दिया हुआ पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, दूसरा है पुस्तकों के लिए आलय। दोनों हालात में ये तत्पुरुष समास ही रहेगा, क्योंकि चाहे के लिए लगाओ चाहे का लगाओ, ये हमारा कारक ही होते हैं, और कारक आधारित हमारा तत्पुरुष समास होता है। अगर इंडिविजुअली इसका नाम लिखना है तो आप लिखना पुस्तकों का आलय संबंध तत्पुरुष समास, पुस्तकों के लिए आलय संप्रदान तत्पुरुष समास। सॉरी। फिर नेक्स्ट आ रहा है ईश्वर में भक्ति। इसका समस्त पद हमें बनाना है। क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। अब ईश्वर में भक्ति तो क्या हो जाएगा, ईश्वर भक्ति। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका ईश्वर में भक्ति, ईश्वर भक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि भाई में लगा है, और में कौन सा कारक होगा आपका, अधिकरण कारक, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट आते हैं अमीर और गरीब। इसका समस्त पद हमें यहाँ पर बनाना है। तो अमीर और गरीब है, तो और तो हम सीधे सीधे हटा देंगे और बीच में लगा देंगे, अमीर डैश लगा देंगे, योजक लगा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा अमीर गरीब, और ये हो जाएगा और वाला समास कौन सा रहता है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो सही है। देखिए क्या है यहाँ पर, अमीर और गरीब, यहाँ पर और हटाया, योजक लगा दिया, और ये हो गया आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं कमल के समान चरण। समस्त पद बनाना है। कमल के समान चरण क्या हो जाएगा, चरण कमल। ठीक है, अब यहाँ पर चरण की जो समानता है वो कमल के साथ दिखाई जा रही है। विशेषण विशेष है, एक उपमेय है, एक उपमान है, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कमल के समान चरण, चरण कमल, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास में आ गए हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब इसके आधार पर हमारे सामने रखे गए हैं कितने, 5 प्रश्न रखे जाएंगे, और हमें 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए गए, जैसे दिया है निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या दिया है, मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, ये एक निषेधवाचक वाक्य है, इसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो मैंने पहले बता दिया नहीं है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है कृपया बैठ जाइए। अर्थ के आधार पर भेद है। अब मैं उससे बोल रही हूँ बैठ जाइए, तो मैं आज्ञा दे रही हूँ ना कि बैठ जाइए, तो वो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं मेघा रोटी बनाती है। सिंपल एक सेंटेंस क्या है, मेघा रोटी बनाती है, आज्ञावाचक वाक्य में बनाना है। अब देखिए मेघा रोटी बनाती है, ये एक विधानवाचक वाक्य है। अब इसको बनाना है आज्ञावाचक में, तो क्या होगा, मेघा रोटी बनाओ। हम आज्ञा देंगे ना, तो हम क्या कहेंगे, मेघा रोटी बनाओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, मेघा रोटी बनाओ। अंश पढ़ाई करते रहो,
विधानवाचक वाक्य। अब अंश पढ़ाई करते रहो, अंश के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है विस्मय सूचक वाक्य है। अब इसे बनाना किस में है? विधानवाचक में। अंश पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, सिंपल विधानवाचक वाक्य क्या है? देखिए, अंश पढ़ाई कर रहा है, हमने इसे सिंपल विधानवाचक वाक्य में बना दिया। नेक्स्ट आते हैं, चंचल शतरंज नहीं खेलती है। ये एक निषेधवाचक वाक्य है जिसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो जब इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? सिंपल, क्या चंचल शतरंज खेलती है? सिंपल, हम सिंपल एक क्या करके बना दे, ठीक है। तो इससे अब चंचल शतरंज क्यों खेलती है, वैसे कुछ भी बन सकता है, तो हमने क्या बना दिया? क्या चंचल शतरंज खेलती है। जब भी सेंटेंस आप प्रश्नवाचक में बनाओ तो ध्यान रखना प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर अंत में लगा देना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 4 के अलंकार भेद पहचान कर लिखिए। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा व्याकरण का अंतिम टॉपिक है वो है अलंकार। अब अलंकार पे आधारित 5 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें करने कितने हैं? सिर्फ 4 प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर के रहेंगे, एक नंबर के रहेंगे। रावण रथी विरथ रघुवीरा। अब ये तो देख के समझ जाना चाहिए। देखिए, रावण की आवृत्ति है, रावण का रा, रथी का रा और रघुवीरा का रा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। तो यहाँ पर क्या देखिए, मधुर का माँ, फिर मधुर का माँ, मुस्कान का माँ, मनोहर का माँ और मनुज का माँ। माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा शब्द जो है वो 2 बार आया है, मगर दोनों बार इसका अर्थ अलग है। जैसे पहला शब्द है काली घटा, तो घटा मतलब क्या होता है? कम हो। पहला है काली घटा, काली घटा का मतलब होता है काले बादल। काली घटा का मतलब क्या हो गया? काले बादल। फिर हो जाते हैं घमंड घटना। घमंड घटना का मतलब है कि उसका कम हो गया। क्या कम हो गया? घमंड। घमंड मतलब कालापन। अब आसमान में खूब काले काले बादल छाए हुए थे तो उसे हमने काली घटा बोला। अब उसके घमंड का कम होने का मतलब है कि जो उसका कालापन है वो कम हो गया, अर्थात बादल बरस गए या हवा से उड़ गए, जिसके वजह से जो इतने काले काले बादल छाए थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए। इस तरीके से यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। पहले घटा का तात्पर्य है बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम होना। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पर यमक अलंकार है। फिर है रत्ती रत्ती शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पर रति शब्द जो है वो 2 बार आया। एक बार यहाँ रति रति आया यानी कि कण कण में, रति रति शोभा यानी कि हर एक कण की शोभा जो है वो सब रति के शरीर के है, यानी कि रति के शरीर की रति जितनी सुंदर है। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो उनके शरीर की जैसी की सुंदरता यहाँ कण कण में व्याप्त है। इतना सुंदर यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक शब्द 2 बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग था, इसलिए यहाँ पर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए क्या है, जो सीधी राह चलते हैं, रहते सदा निशंक, यानी कि उनको जो वो पूरी तरीके से निडर रहते, उन्हें किसी तरह की टेंशन नहीं, चिंता नहीं रहती। जो करते विप्लव यानी कि जो उछल कूद करते, उन्हें हरि का है आतंक, यानी कि उन्हें हरि अर्थात भगवान का डर होना चाहिए, डर का डर होना चाहिए। भाई अगर हम गलत करेंगे तो ईश्वर का डर होना चाहिए। कि यहाँ पर हरि शब्द में 2 अर्थ निकल रहे हैं। अब एक हरि का मतलब तो हो गया ईश्वर से और दूसरे हरि का तात्पर्य है बंदर से, यानी कि जब जो लोग सीधे सीधे चल रहे हैं बंदर उन पे अटैक नहीं करते, लेकिन जो उछल कूद के रास्ते पे चल रहे हैं बंदर उन पे अटैक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हरि शब्द से 2 चीजें निकल रही हैं, एक तो ईश्वर और दूसरा बंदर, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने खंड गा में। खंड गा जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 पर आधारित है। अब इसके अंदर खंड गा में टोटल 5 प्रश्न पूछे गए, जिनमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं अनुच्छेद आधारित है, यानी कि जो हमारा गद्य खंड है उस गद्य खंड के 6 अध्यायों में से एक अध्याय से एक गद्यांश रखा जाएगा, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 5 हमें करने, कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। फिर उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। अब एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, फिर बताती जाती हूँ। देखिए क्या दिया है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर 5 प्रश्न है। हमारी क्षितिज बुक में ही काव्यखंड और गद्यखंड अलग अलग है ना, तो सबसे पहले गद्यखंड से प्रश्न रखा गया। क्या दिया है, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। अब ये पहली लाइन पढ़ने से ही हमें समझ में आ गया कि ये चैप्टर है 2 बैलों की कथा, ठीक है, वहां से लिया गया है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, यानी कि बहुत ऊंचे दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे एक पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब उसके सीधेपन की वजह से उसे ऐसा कहा जाता है या वो सही में बेवकूफ़। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय का मतलब क्या होता है, जो उस गाय ने बच्चे दिए, यानी जिसका अभी अभी बच्चा हुआ है, वो अगर उसके पास भी जाओ तो वो सिंघनी की तरह, यानी कि शेर की तरह जो है वो दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसको सबको लगता है कि उसके बच्चे को कोई हार्म ना कर दे। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी ये क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। अब उसके साथ कुछ भी कर लो, वो एकदम सेटिस्फाई रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। होती है? नहीं होती। वो एकदम शांति के साथ बना रहता है। चलिए, तो गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश में किसके सीधेपन के बारे में बताया जा रहा है? जाहिर सी बात है, गधे के बारे में बता रहे हैं। गधे के, कुत्ते के, बैल के, भैंस के, तो सही क्या है? हमने यहाँ पर गधे के सीधेपन के बारे में बात करी। उसके सीधेपन की तुलना जो है हम परले दर्जे के बेवकूफ़ के साथ करते हैं, लेकिन इससे भी सीधे जानवर जैसे बैल है, गाय है, कुत्ता है, ये भी सब सीधे होते हैं, लेकिन समय समय पर ये क्रोधित हो जाते हैं। किस तरह के आदमी को गधे की संज्ञा दी जाती है? जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, उसको हम गधे की संज्ञा देते हैं। क्या है? इनमें से कोई नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति को, बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति को, या सीधे साधे व्यक्ति को। तो यहाँ पर सही क्या है? जो बिल्कुल ही बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, जिसके बिल्कुल अकल नहीं होती, उसे हम गधे की संज्ञा दे देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निरापद सहिष्णुता से क्या अभिप्राय है? ऐसा व्यवहार जिससे दूसरे को नुकसान नहीं। ठीक है ना, ये निरापद सहिष्णुता। देखिए क्या है, बुद्धिहीन व्यक्ति की सहनशीलता, बुद्धिमान व्यक्ति की सहनशीलता, किसी को विपदा में डालने वाली सहनशीलता, किसी को विपदा में ना डालने वाली सहनशीलता। देखिए, किसी को विपदा में ना डालने वाली सहिष्णुता, यानी कि ऐसी सहिष्णुता जो दूसरे को परेशानी में ना डाले। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, किस जानवर को कभी क्रोध करते ना देखा ना सुना? तो कौन सा जानवर है? जाहिर सी बात है, गधा है। उसको कभी ना क्रोध करते देखा है और ना सुना है। तो गधा है, कुत्ता है, गाय है, बैल है, तो सही क्या है? गधे को। नेक्स्ट है, निरापद में कौन सा उपसर्ग है? निरापद, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पद आपका मूल शब्द है, तो निरा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपसर्ग। निर प्लस आपद, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, आपद दिया है ना, आपद का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है, और निर मतलब बिना, यानी निर मतलब बिना और आपद मतलब मुसीबत, तो बिना किसी को मुसीबत में डाले, ये हो जाएगा निरापद। इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इसका विग्रह कैसे होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, निर प्लस आपद। ठीक है, तो आपद का मतलब होता है किसी को मुसीबत में ना डालना। यहाँ पर निर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, निर का नी ले लेंगे, इसका र लिया, ये आ का मात्रा लगा दी, तो ये पूरा हो गया पद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका निरापद, इसको बोलते हैं। तो यानी कि किसी को हम मुसीबत में ना डालें। चलिए, अब हम आगे प्रश्न संख्या 8 में। यहाँ क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अब हमारे पास क्या है, हमारे जो क्षितिज बुक है उसके गद्य खंड में 6 अध्याय हैं। इन 6 अध्यायों में से हमारे सामने रखे जाएंगे कितने? 4 प्रश्न। ठीक है, उन 4 प्रश्नों से हमें करने होंगे सिर्फ 3 प्रश्न, और इन 3 प्रश्नों में आपको उत्तर कितने देने? 25 से 30 शब्दों में।
तो एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 2 नंबर, 3 प्रश्न करोगे आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। ठीक है, हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। मतलब जब हमारे लेखक चैप्टर तो आपको पता हो गया ना, लिहाजा की ओर है। जब लेखक हमारे निकलते हैं तो सुमति उनके साथ होता है, हर गांव में जो है उनके यजमान मिल रहे थे। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो गाइड कम जो बौद्ध भिक्षु हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, सबके मिलनसार हैं, सबके दुख तकलीफ़ों को जानने वाले, देखने वाले हैं, इसीलिए हर जगह उनके यजमान हैं। देखिए क्या है, सुमति के यजमान और उनके परिचित हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुमति वहाँ के लोगों के लिए धर्मगुरु के समान है, जो उन्हें बोधगया से लाए हुए गंडे देते हैं। तो बोधगया से लाया हुआ कपड़ा है जो उन्हें चीर चीर के मंत्र बांध के देते रहते हैं। तो एक तरीके से वो बहुत ही पूजनीय व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं। वे समय के पाबंद हैं, इसलिए लेखक के समय पर ना पहुंचने पर वे नाराज भी होते। वे स्वभाव से लालची प्रवृत्ति के हैं। बोधगया से लाए गंडे समाप्त हो जाने पर वह साधारण कपड़े से गंडे बनाकर अपने यजमानों को देकर उनसे धन प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है भाई, बोधगया से लाया हुआ कपड़ा पहले तो बांध बांध के सबको दे दिया, अब उनके पास खत्म हो गया, तो अब भाई पैसे की ज़रूरत तो उनको है। तो वो क्या करते हैं, साधारण कोई भी कपड़ा ले लेते और सबसे कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये लाया गया कपड़ा है। कहाँ से लाया गया कपड़ा है, बोधगया से लाया गया कपड़ा है। तो इस तरीके से वो सबको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अच्छा, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं। उन्हें तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान है, तो इसीलिए भाई वो गाइड बन के हमारे लेखक के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ पर क्या है, कैसा माहौल है, ये सारी चीज़ें। वे आतिथ्य सत्कार में कुशल थे। उन्होंने लेखक का इंतज़ार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया और अकेले चाय नहीं पी। तो मतलब बार बार वो कर रहे हैं, लेकिन अतिथि देवता होता है, इस बात को मानते हुए उन्होंने जो है इतनी देर, जब हमारे लेखक पहुँचे, जब उनका घोड़ा भटक गया था तो क्या हुआ था, उनको देर हो गई थी, तो सुमति पहले पहुँच गए, इनको देर लगी। तो ये नहीं है कि थोड़ा सा गुस्सा तो हुए थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए चाय कई बार गर्म करी कि आ रहे हैं चाय पियेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पहले खुद भी चाय पी लें, वो अपने अतिथि के आने का इंतज़ार करते रहे थे। तो ये कुछ विशेषताएं हमारी सुमति की थी। दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो सबसे पहले टापू और सागर समझिए क्या है। सागर क्या होता है, सागर तो हमारे पूरी पृथ्वी पर है, हम सभी जिस कॉन्टिनेंट्स पर रहते हैं वही एक टापू की तरह है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 70% पानी जो है वो समुद्र है, और छोटे छोटे उनके बीच में टापू बने हुए हैं जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें हम रह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पानी के बीच में पृथ्वी का एक टुकड़ा, वो टापू कहलाता है। तो सालिम अली को क्या कहा गया कि वो एक टापू बनकर नहीं उतरे, वो अथाह सागर बनकर उतरे। अर्थात उन्होंने जो काम किया, उन्होंने किस दुनिया के बारे में पता किया, पक्षियों की दुनिया के बारे में पता किया। उनका स्वभाव प्रकृति के संरक्षण के लिए था, तो उन्होंने पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि वो एक जगह पर ही चीज़ों को लेकर रुके हों। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एकत्र करना शुरू किया। इसलिए उनको सागर कहा गया। यानी कि उन्होंने अपने आप को किसी एक सीमा नहीं बांधा कि जैसे अब पक्षी हैं, पक्षी तो आसमान में उड़ते हैं, अब उनके पीछे हमको जाना पड़ता है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि नहीं मैं यहीं तक जाऊंगा और पक्षियों की यहीं तक जो है देखूंगा। उनको जहाँ तक जाने को हुआ वहाँ तक गए। उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए, उनकी जानकारी एकत्र करने के लिए अपने आप को किसी सीमा में कैद नहीं किया। जैसे टापू होता है, टापू एक सीमा में कैद होता है, उसके बाद पानी शुरू हो जाता है, लेकिन समुद्र क्या होता है, उसकी तो कोई सीमा नहीं होती है, वो तो फैला हुआ है। तो उसी तरीके से हमारे सालिम अली थे। सालिम अली ने अपना सारा जीवन पक्षियों की सुरक्षा और उनके बारे में नवीन जानकारियां एकत्र करने में बिता दिया। वे पक्षियों की खोज में ना तो किसी स्थान विशेष तक सीमित रहे और ना ही उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद किया। ठीक है, ये नहीं कि हम इसी सीमा, बस हमारा शहर यहाँ तक है, हम यहीं तक पक्षियों को देखेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया है ना। वो उन्होंने सीमा में नहीं बांधा अपने आप को। वे टापू की तरह सूक्ष्म विचारों वाले नहीं, बल्कि सागर की तरह खुले आचार विचार वाले और सोच वाले थे।
वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि वही पक्षियों से प्रेम करते हैं, पक्षियां पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, प्रकृति से जुड़ी हैं, तो उनका संरक्षण भी जरूरी है। अगर उनका संरक्षण करेंगे तो पक्षी अपने आप संरक्षित हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो पर्यावरण, प्रकृति और पक्षियों, इन तीनों की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जा सकते थे। तीसरा प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लेखिका ने उन्होंने अपने बचपन के दिन के बारे में बताए हैं कि कैसे कैसे उनके दिन रहे, सारी चीज़ें, चाहे उनके आस पड़ोस वाले हों, उनकी पढ़ाई हो, उनके माता पिता हों, उनके हॉस्टल हो, सभी कुछ उन्होंने बताया है ना। तो इस कहानी का उद्देश्य देखिए क्या है। मेरे बचपन के दिन में लेखिका वर्मा मतलब महादेवी वर्मा ने स्मृतियों के सहारे कई रोचक घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराया कि भाई पहले क्या समय था और अब क्या है। तो पहले की परिस्थितियों से उन्होंने अवगत कराया है। लेखिका ने तत्कालीन समाज के साथ साथ अपने परिवार में स्त्री की स्थिति का चित्रण भी किया कि स्त्री उनके यहाँ बड़ी सम्माननीय थी, ये चीज़ भी उन्होंने बताई। उन्होंने अपने शिक्षित परिवार के साथ साथ घर के धार्मिक और सद्भावनापूर्ण वातावरण का भी चित्रण किया। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार जो है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो धर्म की तरह झुकाव नहीं रहता। ये चीज़ उन्होंने बताया कि भाई शिक्षा अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, हमें दोनों को निभाना है। उस समय देश में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। अब ये की चीज़ उन्होंने कैसे स्थापित करी, जो उनके पड़ोस में जवारा की बेगम रहती थी, उसके सांप्रदायिकता नहीं थी, दोनों बिल्कुल मिले जुले परिवार थे। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुले मिले और नज़दीक थे। सभी छात्राएं एक साथ हिंदी और उर्दू पढ़ती थी, स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं था, तथा एक साथ खाना खाती और एक ही प्रार्थना करती थी। वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी सामर्थ्य से अधिक योगदान दिया करती थी। जवारा के नवाब की पत्नी तथा लेखिका की मां के सद्भावनापूर्ण मेलजोल आज की सांप्रदायिक भावना पर करारा प्रहार करते हैं। तो जवारा की बेगम और लेखिका के परिवार के जो संबंध थे, आजकल जिस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उन लोगों पर ये करारा जवाब है कि भाई हम दो धर्म जरूर हैं, लेकिन हम मिलजुल कर यहाँ पर रहें तो सब कुछ अच्छा है। अतः इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी के मन में मेल जोल की भावना को मजबूत करना, साथ ही हमें सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़कर तथा राष्ट्रीय एकता को समृद्ध करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग रहकर देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन से अपने प्राण न्यौछावर करने का संकल्प लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। स्त्री का सम्मान हो, आप अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं तो धर्म की तरफ भी आपका झुकाव होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति हमारी जड़ होती है। हमने अगर अपनी जड़ों को हिलाया तो हम खुद गिर पड़ेंगे। फिर सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखनी है, अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है। तो उन्होंने अपने संस्मरण में अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया है और उन घटनाओं के जरिए उन्होंने हमें कई अलग अलग उद्देश्य दिए हैं। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया कौन से चैप्टर से है, प्रेमचंद के फटे जूते से। उन्होंने कहा भाई गंदे से गंदे आदमी की जो तस्वीर है वो भी खुशबू देती है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जितना गंदा हो, चाहे उसका स्वभाव जितना बेकार हो, लेकिन वो फोटो हमेशा बड़ी टिपटॉप बहुत अच्छी होकर खिंचाता है। यानी कि उसकी फ़ोटो देखो तो उसको उसके व्यक्तित्व की गंदी जो झलक है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये चीज़ उन्होंने बतानी चाहिए कि प्रेमचंद जी का जो फोटो है उसमें उनके जूते भले फटे हों, वो थोड़ा अस्त व्यस्त हों, चिंतित से दिख रहे हों, लेकिन वो जैसे थे वैसे दिख रहे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने आडंबर का सहारा नहीं लिया। लेकिन आजकल का समय क्या है? आडंबर का ज़माना है। लोग व्यक्तित्व विहीन होते हुए फोटो बड़ी अच्छी खिंचाते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, मांग मूंग के अच्छी सी फोटो खिंचा लेते हैं। देखिए क्या है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावे और फैशन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। ठीक है, कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक अच्छा कोट नहीं है, जूता नहीं है, तो मुझे अगर फोटो खिंचानी होगी तो मैं किसी दूसरे का मान के पहन लूंगी और फोटो खिंचा लूंगी। तो मतलब फोटो अच्छी आनी चाहिए, चाहे मेरे पास सामान हो चाहे ना हो। वे कहते हैं कि लोग तो फोटो
खिंचवाने के लिए कपड़े, टाई, जूते, यहाँ तक कि पत्नी तक उधार मांग लेते हैं। बाल सेट करवाते हैं, बाल मतलब सेट करवाते हैं। इत्र छिड़कते हैं ताकि फोटो से खुशबू आए। अपनी फोटो खिंचवाते समय वे अपने बैठने का ढंग, मुख, मुद्रा आदि का विशेष ध्यान रखते हैं जिससे उनकी फोटो अच्छी आए। तो ये सारे करते हुए उनका बस एक ये ध्यान रहता है फोटो अच्छी आनी चाहिए। ये एक चीज उनके अंदर सेटिस्फेक्शन होता है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 9, जहां पर हमारे काव्यखंड आधारित प्रश्न रहेंगे। काव्यखंड के जो 7 अध्याय हैं उनमें से किसी भी एक अध्याय से एक काव्यांश रखा जाएगा और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, पांचों करने हैं और ये रहेगा आपका 5 नंबर का। क्या दिया है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराली, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाही। तो यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखिए क्या है। मान सरोवर सुभल जल, यानी कि मान सरोवर ऊपर तालाब के स्वच्छ जल में हंसा केली कराली, यानी कि हंस जो हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, क्रीड़ा मग्न है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल कौन है, जो हंस है। हंस जो हैं वो वहां से मोतियां चुग चुग कर खा रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, अब उनका यहाँ से उड़कर जाने की कोई भी इच्छा नहीं है। अब यह क्या कह रहे हैं भाई, मान सरोवर के जो स्वच्छ जल है, यानी कि जो व्यक्ति, यहाँ हंस जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जो आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, जिसे जहाँ पर ईश्वर का अध्यात्म भक्ति मिल जाती है, उसे वहाँ पर ईश्वर की भक्ति में ही रमे रहने में जो मज़ा आता है वो वहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ठीक है, मान सरोवर का तात्पर्य है ईश्वर की भक्ति का क्षेत्र, हंस का मतलब है पवित्र आत्मा, मुक्त फल का मतलब है कि भक्ति का जो आनंद उसे वहाँ प्राप्त होता है उस क्षेत्र में, वहाँ पर छोड़कर भक्त कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ये हम पूरा पढ़ा चुके हैं। अब इस पर है आपके सामने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, यहाँ मानसरोवर का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। समुद्र के रूप में, एक पवित्र झील के रूप में, एक पवित्र झील के रूप में और एक पवित्र मन के रूप में, या पवित्र मन के रूप में। तो जाहिर सी बात है वो एक पवित्र झील भी है मानसरोवर और पवित्र मन के रूप में भी है। तो सही क्या है यहाँ पर, दोनों। मानसरोवर में हंस क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं। झील के जल को पीने में मग्न है, झील के ऊपर उड़ रहे हैं, दिन रात क्रीड़ा मग्न है। तो सही क्या है, दिन रात क्रीड़ा मग्न है। कीड़ा मग्न नहीं, क्रीड़ा यानी कि खेलने में मग्न है। नेक्स्ट है, पद्यांश में हंस किसका प्रतीक है, जीवात्मा का, समय का, एक पक्षी का या मृत्यु का। तो यहाँ पर वो है एक जीवात्मा का प्रतीक, यानी एक जीव की आत्मा जिसे स्वच्छ पवित्र आत्मा के साथ मग्न होने में अच्छा लग रहा है। तो सही क्या है, जीवात्मा का प्रतीक है। हंस मानसरोवर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता है, क्या कारण है कि वो मानसरोवर छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्योंकि उसे कहीं और मोती नहीं मिले, वह उड़ने में असमर्थ है, क्योंकि क्रीड़ा का ऐसा आनंद उसे कहीं और नहीं आएगा, वह अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर सही क्या है, हंस मानसरोवर छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उसे कहीं और मोती नहीं मिलेंगे, यानी कि उसे जो पवित्र स्थान, जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं वो उसे यही मिलेंगी, इसीलिए वो यहाँ से छोड़कर नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट आते हैं, भक्ति भावना की चरम अवस्था क्या होती है। भक्ति भावना की चरम अवस्था होती है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है ना। तो देखिए क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्ति में लीन हो जाना, परमात्मा के दर्शन होना, मन की पुकार का सुना जाना। तो सही क्या है, आत्मा का परमात्मा में मिलन होना, ये भक्ति की चरम स्थिति होती है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10 में। यहाँ पर क्या दिया गया है, अब देखते हैं। पहले, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं आपको। तो अब हमारे जो गद्य खंड है ना, उस काव्य खंड के जो 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों में से आपके सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न और आपको करने हैं 3 प्रश्न। इन प्रश्नों में के उत्तर देने हैं आपको 25 से 30 शब्दों में। ध्यान रखिएगा, 25 से 30 शब्दों में उनका जो अर्थ है वो होना चाहिए, जो आंसर है वो होना चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। वर्ड लिमिट का ध्यान अभी से रखना शुरू कर दीजिए क्योंकि 10th में ये बहुत मायने रखता है।
पहला प्रश्न है, बच्चों को काम पर जाता देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें अपने शब्दों पे लिखिए। अब ये पूरी तरीके से आप पर छोड़ दिया गया कि किसी छोटे बच्चों को अगर आप काम पे जाते देखते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। राइटर है राजेश जोशी, यानी कि पोएट राजेश जोशी है। चलिए देखिए क्या है। बच्चों को काम पर जाता देखकर हमारे मन में विचार आता है कि इस उम्र में बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही सी बात है। छोटे छोटे बच्चों का काम होता है पढ़ना और खेलना। उन्हें काम करने के बजाय पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए। यदि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं तो ये मजदूर ना बनकर योग्य नागरिक बन सकेंगे और समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान देने में सक्षम होंगे। तो क्या है कि अगर ये अच्छे नागरिक बनते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हमारे समाज के लिए काम करेंगे तो हमारा देश और समाज आगे ही जाएगा, प्रगति ही करेगा। मिलन के अश्रु ढरके के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है, मेरे हाय कविता के आधार पर बताइए। तो मिलन के अश्रु ढलके, लता जो कि हमारी नव विवाहिता युवती है, जो अपने जो पति यानी कि मेघ के आने पर जब उनका मिलन हुआ तो जाहिर सी बात है पति पत्नी इतने दिन बाद मिलेंगे तो मिलन के आंसू ढरकेंगे। लेकिन यहाँ पर मेघ के माध्यम से जो बताया गया है कि जब मेघ आते हैं तो घनघोर वर्षा होती है। तो यहाँ पर उन्होंने माध्यम से बताया कि जब मेघ आए तो बहुत तेज बारिश होने लगी, यानी कि मिलन के अश्रु जो अभी तक उनसे विरह में थे, उनकी विरह में तड़प रहे थे, उनके आने से वो बहुत प्रसन्न हुए और खूब बारिश हुई। गर्मी की मार से मनुष्य पशु पक्षी सभी वर्षा होने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, पर वर्षा में विलंब होता देख सभी के मन में भ्रम की स्थिति बन गई थी कि इस साल वर्षा होगी या नहीं। इस इंतजार के बाद जब बादल आए तो विरह व्याकुल लता ने बादल यानी कि मेघ को उल्हाने दिए कि भाई वो कहती हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, तुम नहीं आए, जैसे शिकायत होती है उस तरीके से। शिकवे शिकायतें की, गिले शिकवे दूर हुए, यानी कि अब जो मनाना वगैरह जो होता है वो हो गया। दोनों के मिलन से उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी आंखों से जो है वो खुशी, चूंकि मिलन हुआ, यह बह निकले। वे अपनी खुशी न छिपा सके, अर्थात वर्षा होने लगी और खुशी का संचार हो गया। तो मिलन के आंसू ढके का तात्पर्य यहाँ क्या होता है, सभी लोग प्रसन्न हुए और घनघोर वर्षा होने लगी। प्रश्न संख्या 3 है, कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है? वाक कविता के आधार पर बताइए। भाई आत्मा का अंतिम घर क्या होता है? परमात्मा से मिलन। तो यहाँ पर जो ललित हैं वो क्या कह रही हैं कि वो परमात्मा के पास यानी कि भवसागर, इस पूरी दुनिया को पार करके, अब जीवन हो गया, अब वो कहाँ जाना चाहती है? ईश्वर को। तो भवसागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है? इसका रीजन है वो परमात्मा से मिलना चाहती है। भवसागर मतलब इस दुनिया को छोड़कर वो ईश्वर से मिलना चाहती हैं, इसी के लिए वो चिंतित हैं, क्योंकि उनसे मिलने के लिए वो बहुत सारे प्रयास कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं ईश्वर से। और चिंता का विषय यह है कि वो इतने प्रयास कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, मगर उनकी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है। कवयित्री भवसागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भवसागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही है। ये नश्वर शरीर है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, यानी कि वो हर तरीके से संसार से पार जाना चाहती है, परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती प्रतीत हो रही है। यानी कि अब वो इतना कोशिश कर रही है, इतनी प्रार्थना कर रही है, लेकिन उनकी वो प्रार्थना स्वीकार्य हो ही नहीं रही है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने वसुधा को रोमांचित क्यों कहा है? ग्रामश्री कविता के आधार पर बताना है हमको। ग्रामश्री कविता में क्या है कि भाई चारों तरफ फल फूल हरियाली ये सब कुछ है, जिससे क्या है वसुधा यानी कि धरती जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांचित है। अब रोमांचित को आप ऐसे भी समझिए, देखिए उस समय क्या है, गेहूँ और ये सब की बालियाँ, जौ की बालियाँ हैं, तो उनके रोए इतने बड़े बड़े जो है रेशे खड़े होते हैं। तो जैसे लग रहा है जैसे हम एक्साइटेड होते तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं ना, हमारे जो है जो गुसेस होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर ये जो जौ और गेहूं की बालियां हैं, इनमें निकले हुए रेशे भी उसी तरीके से प्रदर्शित हो रहे हैं जैसे कि पृथ्वी के रोए होते हैं। पृथ्वी जो है वो रोमांचित है, एक्साइटेड है, इसलिए उसके भी रोए खड़े हो गए हैं, यानी कि वो बहुत रोमांचित है, इससे प्रतीत हो रहा है। कवि की दृष्टि में वसुधा एक नायिका के समान है।
गेहूं और जौ की बालियां, अरहर और सनई की सुनहली फलियां, पीले फूल वाली सरसों और तैलाक्त सुगंध, तितलियों की भांति रंग बिरंगे फूलों से सजी धजी होने के कारण वसुधा रूपी नायिका रोमांचित है। तो रोमांचित होने का लक्षण भी मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। चलिए अब आ गए खंड गा पर हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर हमारे सामने जो दिया गया है वो कृतिका के प्रश्न दिए गए। कृतिका में हमारे 3 अध्याय हैं, ठीक है। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। अच्छा सॉरी, ये तो क्लास 10th के चैप्टर हैं। आपके पास है इस जल प्रलय में और क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो इन चैप्टर से आपके सामने रखे जाएंगे 3 प्रश्न, ठीक है। इन 3 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे और एक प्रश्न का उत्तर आपको कितना देना है, 50 से 60 शब्दों में, ठीक है। ओके, चलिए देखिए क्या है। पहला चैप्टर है आपके पास यहाँ पर। अब देखिए दिया है ना, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो जब 2 करोगे तो 8 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आ रहा है इस जल प्रलय से, फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है, ये पटना में किस तरीके से बाढ़ आया जिसकी वजह से उन्हें पिछले कुछ समय में भी उन्होंने 1-2 बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत कार्य किया था, उन्हें वो भी याद आया तो उन्होंने वो भी बताया। इस जल प्रलय के अनुसार लेखक की बाढ़ से घिरे द्वीप पर टहलने की इच्छा अधूरी क्यों रह गई। अब लेखक क्यों हैं वो बताते हैं कि भाई एक बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गए तो वहां पर वो जब अपनी नाव लेकर गए तो वहां पर एक छोटा सा टापू था। तो लेखक वो चाहते थे कि भाई चूंकि भाई पानी पानी में रहते रहते पैर पानी पानी हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो सूखी जगह पे जाने की बड़ी इच्छा होती है। तो लेखक का बड़ा मन था कि वो एक छोटा सा टापू जो पानी में बीच में उभरा दिख रहा है, हम वहाँ पे जाएं और टहलें। लेकिन लेखक के जो मित्र थे या उनके जो गुरु उनके साथ थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जैसे तुम सूखी जगह की तलाश कर रहे हो वैसे जितने भी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, जानवर, ये सब भी सूखी जगह के लिए तलाश करते हैं। तो तुमसे पहले इस टापू पे वो सब पहुंच चुके होंगे जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उनकी वो इच्छा अधूरी रह गई। देखिए क्या है, बाढ़ का पानी जब चारों ओर बढ़ रहा था तब लेखक की इच्छा हुई कि बाढ़ के पानी से घिरे द्वीप पर चलकर कुछ घूम टहल लें जिससे उनके पैरों को आराम मिल सके। पर द्वीप पर सांप, बिच्छू, चीटे, लोमड़ी, सियार आदि जानवरों के अलावा अन्य जीवों ने अपना अस्थायी आश्रय बना लिया था, जिससे लेखक की इच्छा अधूरी रह गई। क्योंकि भाई वो भी तो सूखे तरफ भागते हैं तो उन्हें जो जगह मिलेगी वो वहाँ बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें होंगी। लेखिका मृदुला गर्ग के पिता ने उसे पढ़ने के लिए जो किताबें दी उससे लेखिका किस प्रकार प्रभावित हुई। तो चैप्टर कौन सा है, मेरे संघ की औरतें। तो लेखिका के जो पिताजी हैं उन्होंने कुछ किताबें दी, उनसे आपको बताना है किस प्रकार प्रभावित हुई। देखिए क्या है, लेखिका के पिता ने उसे ब्रदर्स कारामोज नामक उपन्यास पढ़ने को दिया। यह रूसी उपन्यासकार दस्तोवस्की द्वारा लिखा गया था, जिसमें बच्चों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन था। लेखिका ने इसे कई बार पढ़ा क्योंकि यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे बच्चों पर किए जाने वाले अत्याचार वाला प्रसंग पहली बार में ही याद हो गया, जो हमेशा उसके साथ रहा। यह उसके लेखन को प्रभावित करता रहा। जादू का कालीन नहीं, 3 किलो छोरी, कंठ गुलाब आदि उपन्यासों के कई अंशों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि जब मनु भंडारी ने मृदुला गर्ग ने आगे जाकर जब लेखन कार्य किया तो फिर उन्होंने जो उपन्यास लिखे, उस कहानी जो उनके पिताजी ने जो ब्रदर्स कामरोज जो उनको उपन्यास दिया था, उस कहानी का जो असर है वो बाद में लिखी गई उनके इन उपन्यासों, यानी कि जादू का कालीन नहीं, 3 किलो छोरी और कंठ गुलाब में जो है आपको देखने को मिलेगा। उस क्या कहते हैं उपन्यास का झलक इसमें मिलती है। तीसरा प्रश्न है रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी के आधार पर वर्तमान समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। उमा एक ऐसी लड़की है जो स्वच्छंद होकर बिना डरे अपने विचारों को प्रस्तुत करती है। तो आज के समाज में जहां नारी को आगे बढ़ने, सुदृढ़ बनने की बहुत आवश्यकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है
कि जो है हम ऐसे लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं जैसे कि उमा है। ठीक है, मेरे विचार से आज हमारे समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, क्योंकि उमा बिना डरे अपनी बात को सामने रख रही है। ठीक है, उमा स्वाभिमानी लड़की है, वह समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली ये लड़की है। यानी कि जो रूढ़ियां चल रही हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, वो उसको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, मैं चेंज कर सकती हूँ, मुझे ये एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। वह स्त्रियों की चेतना तथा स्वतंत्रता के बारे में सोचती है। वह लड़के लड़कियों में भेद करने वालों को घृणा की दृष्टि से देखती है। उसके पिता गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपाते हैं। राम स्वरूप ने जो है गोपाल प्रसाद यानी कि लड़के के पिता से ये बात छिपाई थी। किंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़ता पूर्वक निडरता से बता देती है। अब जैसे पूछा जाता बता देती है कि भाई हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, किंतु वह यह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी हो, इसलिए वह कम पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करना चाहता है। किंतु उमा शंकर का विरोध करती हुई उसकी दुर्बल प्रवृत्ति को उजागर करती है, यानी कि खुद उसका व्यक्तित्व कितना खराब है इस चीज को भी वो निडरता के साथ बता देती है। अतः मेरे विचार से आज हमारे समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती हैं, अपनी बात को निडरता से रखना चाहती हैं, ऐसे व्यक्तित्व की सख्त आवश्यकता है। चलिए अब हम आ गए खंड घा में। खंड घा हमारा रचनात्मक लेखन आधारित जो है वो खंड है। ठीक है, जिनमें आपके पास अनुच्छेद लेखन आएगा, पत्र लेखन आएगा, सूचना लेखन आएगा, लघु कथा लेखन आएगा, संवाद लेखन आएगा, ईमेल लेखन आएगा। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो आपके पास में अनुच्छेद लेखन में आपके सिलेबस में हैं। तो आप इसमें जो हमारे पास ये जो सेक्शन है इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन 4 क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया। पहला क्वेश्चन तो आपका अनुच्छेद लेखन पे आधारित है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, 6 नंबर का है। अब आपके पास क्या है, आपके पास अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आया है 3 टॉपिक। कितने टॉपिक्स आए हैं? 3 टॉपिक आए। इन 3 टॉपिक में किसी एक टॉपिक पे आपको 120 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। जो भी आपको सही लगे, जिस पे आप अपने विचार खुल के व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें लिखना। लेकिन ध्यान रखना जो संकेत बिंदु दिए रहते हैं उन्हीं संकेत बिंदु के हिसाब से आप काम करोगे। अब जो भी आप अनुच्छेद लिखोगे 120 शब्दों का, उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। पर्यटन का महत्व। पर्यटन मतलब क्या होता है? जैसे कि अब आप ने देखा अभी रिसेंटली जो है कुंभ मेला हुआ, तो उस दौरान तो ये आध्यात्म मेला था। अब हम लोग जैसे पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग घूमने फिरने जाते, तो हम लोग पर्यटक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जो पर्यटन होता है, वहाँ से जो चीज़ें इकट्ठा होती हैं, इससे सरकार को भी फ़ायदा होता है, वो वहाँ के डेवलपमेंट वगैरह में काम में लगाता है। हमारा तो घूमना मनोरंजन होता है, हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर स्टेट में पर्यटन के क्षेत्र होते हैं जिनसे उनकी अर्निंग होती है। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है। क्या लिखना है? दिए गए विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। पहला क्या है? पर्यटन का अर्थ। दूसरा है पर्यटन की ज़रूरत क्यों है आखिर। तीसरा है हमारे व्यक्तित्व निर्माण में उसकी भूमिका क्या है। अब जैसे हम पर्यटक बन के जाते हैं तो हम बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, अपने व्यक्तित्व में उन सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। देश समाज को समझने के लिए पर्यटन की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ के क्षेत्र को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के पर्यटन को आप देखें, वहाँ की संस्कृति आप अपने आप समझ जाएंगे, है ना। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसको। पर्यटन एक ऐसी यात्रा को कहते हैं जो मनोरंजन और फुर्सत के समय का आनंद उठाने के लिए की जाती है। यानी कि अब खर्चा तो होगा भाई, घूमने जाओगे, लेकिन उससे हमारा मनोरंजन भी होता है और आनंद भी आता है। पर्यटन से व्यक्ति को जीवन में एक नई उमंग और उत्साह भर जाता है। जब हम किसी स्थान पर पर्यटन के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति और लोक जीवन के बारे में जानने को मिलता है। हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि इस दुनिया में कितनी विविधता है। हमारे और इनके लोक जीवन और संस्कृति में कितना अंतर है। यानी कि हम जहाँ पर रह रहे हैं और हम जहाँ पर्यटन जाते हैं, भाई कभी कभी तो हम एक ही अपने ही देश में जाएंगे, कभी हम विदेशों में भी जाएंगे। तो इस तरीके से अपने रहने सहने और उनके रहने सहने में, उनकी संस्कृतियों अपनी संस्कृतियों में, खान पान, पहनना ओढ़ना, इन सब में हम फर्क देखते हैं। इससे हमारे दिमाग का दायरा बढ़ता है और सोचने समझने की गहरी समझ विकसित होती है।
पर्यटन से हमें हमारी दैनिक जीवन की परेशानियों को भूलकर एक रचनात्मक प्रवृत्ति जागृत होती है, जिससे जीवन में अनेक रास्ते खुल जाते हैं। अगर हम भारत में प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो ऐसे बहुत से स्थल हैं जहां आप अपनी रुचि और सुविधा अनुसार जा सकते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थल मिल जाएंगे, जो भारत की विशाल और धनी प्राचीन विरासत को दर्शाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जहां पहाड़ी राज्यों का अपना अलग पर्यटक महत्व है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान अपने थार के मरुस्थल और सम के धोरों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश अपने धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। भाई उत्तर प्रदेश में बहुत धार्मिक स्थल है, काशी है, बनारस है, मथुरा है, बहुत सारे हैं। गोवा अपनी समुद्री पर्यटन के लिए विख्यात है। भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए हैं। अब आप ग्वालियर चले जाइए, वहाँ पे झांसी में चले जाइए, वहाँ का इतिहास देख लीजिए। तो मतलब ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जो अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनमें अनेक दुर्ग, स्मारक और छतरियाँ शामिल हैं। भारत विश्व का एक प्रमुख पर्यटक केंद्र है। वर्तमान सरकार भारत में पर्यटन के महत्व को समझते हुए अनेक नए कॉरिडोर निर्माण कर रही है। पर्यटन से हमारे रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है। इस प्रकार पर्यटन का जीवन से बहुत अधिक महत्व है। देखिए, जो देश तो है प्रगति कर रहा है, हम संस्कृतियों को जान रहे हैं, हम जितना चीज़ें ज्ञान जानते हैं उतनी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं और हमारी बुद्धि उतनी खुलती है, हमारे सोच विचार के तरीकों में भी फर्क आता है। चलिए, अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। ठीक है, विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर सबसे समझिए क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हुए सुजान, यानी कि प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि, यानी कि जो जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन व्यक्ति भी जो है वो सुजान यानी कि विद्वान हो जाता है। अगर आप परिश्रम करते हो, आप मेहनत करते हो तो ठीक है। अब इस सूक्ति के आधार पर आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं: परिश्रम का महत्व, प्रतिभा का आधार और सफलता का रहस्य। इन 3 चीजों पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। किसी भी विशेष क्षेत्र या विषय में जीवन में सफल होने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और योजनाबद्ध रणनीतियों के साथ नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है, यानी कि प्रॉपर रूप से हम उसकी प्रैक्टिस करें। सफलता पाना कोई आसान घटना नहीं है। इसके लिए ज्ञान, कौशल और सबसे महत्वपूर्ण है नियमित अभ्यास, यानी कि रूटीन से उसकी प्रैक्टिस करना। यदि आप एक विश्व स्तरीय प्रसिद्ध संगीतकार बनना चाहते हैं तो आपको एक उपकरण खरीदने, एक अच्छे शिक्षक की व्यवस्था करने, सीखने और आवश्यक घंटों के लिए दैनिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। यानी कि आप अगर कुछ बनना चाहते हैं तो उसके आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कोई शक्ति नहीं है जो आपको केवल जन्मजात कौशल या क्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी के माध्यम से कपिल देव या सचिन तेंदुलकर बनाते। अब जैसे आप लोग, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं एग्जाम्स के टाइम में, मैम कोई ऐसी ट्रिक हो कि जल्दी से हमें पूरा सब कुछ समझ में आए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़, जहाँ ना मैं एकदम से कोई चीज़ सीख पाई और ना ही आप एकदम से कोई चीज़ सीख पाएंगे, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं आप कर चीज़ हो पाएंगी। जैसे आप क्रिकेट है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो आपने पहली बार अगर बैट उठाया था तो क्या आप क्रिकेटर बन गए? ऐसा तो नहीं हुआ। आपने धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करी। अब अगर आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, ट्रॉफी जीतनी पड़ेंगी, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसी तरीके से कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या आपका अपना कोई शौक हो, कोई टैलेंट हो, कुछ भी लेना अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप प्रतिबद्ध अभ्यास के बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। एक अच्छे और उच्च कुशल कोच के मार्गदर्शन में क्रिकेट का अभ्यास करने के लिए आपको हर दिन घंटों क्रिकेट मैदान में जाना होगा। आपको उसी काम में पूर्णता लाने के लिए बहुत कम गलतियों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उस क्षेत्र में ज़्यादा गलतियां ना करें। अपनी गलतियों को कम करने या ख़त्म करने की आपको कोशिश करनी है। आप कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मार्गदर्शक का सम्मान करें, यानी कि जो आपका टीचर है, कोच है, उसका भी सम्मान करना है।
यदि हम सफल लोगों की सूची देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके काम में पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियमित अभ्यास और भागीदारी है। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक या रैंक हासिल करने वाले छात्रों ने पूरे साल योजनाबद्ध टाइम टेबल और खुली आंखों से पढ़ाई की है। तो कहते हैं ना, अब नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है तो अब ये आपको ये नहीं है कि भाई हो गया, हम जब एग्जाम आएगा 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू, पूरे साल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी अच्छी रैंक आएगी। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम को संशोधित या पुनः शोधित किया, यानी कि उन्हें रिवाइज किया, फिर से रिवीजन किया और सभी विषयों में खुद को परिपूर्ण बनाया। नियमित अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है जो किसी को भी परिपूर्ण बना सकता है, यानी कि आपको किसी भी सफलता या अच्छे अंक के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो टॉपर्स होते हैं वो पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरे साल हर टॉपिक को, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर एग्जाम से पहले उनका सिर्फ रिवीजन होता है उनका। अभ्यास के बिना आप केवल औसत प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन किसी भी काम से सही प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह 100% सत्य है कि परिश्रम के द्वारा सभी कार्य संभव हैं। यदि मनुष्य कोई भी काम कठोर परिश्रम से करे तो वो जरूर सफलता प्राप्त करता है, यानी कि अगर हम करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं तीसरा टॉपिक, सफलता की कुंजी। यहाँ है मन की एकाग्रता, विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। भूमिका, सतत अभ्यास सफलता की कुंजी, यानी कि लगातार परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। चलिए देखिए क्या है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, किंतु अगर परिश्रम सार्थक दिशा में पूर्ण रूप से एकाग्र होकर किया जाए तो सफलता शीघ्र मिलती है। यानी कि जहां हमें सफलता प्राप्त करनी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ लगातार परिश्रम करें तो, और किया गया श्रम व्यर्थ नहीं जाता, यानी कि अगर हम कर रहे हैं तो कभी भी हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी भी कार्य को मेहनत से करने के साथ साथ अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को शुरू करते समय हमें उसमें अधिक रुचि नहीं होती है, या फिर थोड़ा सा कार्य करने के बाद उत्साह समाप्त होने लगता है, किंतु यदि हम उस कार्य को निरंतर अभ्यास करते रहें तो वह कार्य करना हमारे लिए आसान हो जाता है। साथ ही मन ही एकाग्रचित्त होने लगेगा। इसीलिए परिश्रम करने तथा चित्त को एकाग्र करने के लिए अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि बहुत जरूरी है कि हम लगातार प्रयास करते रहें। किसी भी कार्य को करते समय मन का संपूर्ण रूप से उसी कार्य में लगे रहना, मेहनत से विचलित ना होना तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, मन को अन्य कार्यों की तरफ से खींचकर उसी कार्य की पूर्ति के लिए समर्पित रहना एकाग्रता कहलाती है। यानी कि एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। हम किसी भी चीज में कंसंट्रेशन तब लाते हैं जब हमारा दिमाग कहीं और ना हो, जो काम हम कर रहे हैं सिर्फ पूरी तरीके से वहीं पर हो। विद्वानों ने परिश्रम के साथ साथ एकाग्रता को भी सफलता की कुंजी माना है। एकाग्रचित्त होकर कार्य करने से मेहनत करने में आनंद आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता निश्चित ही कदम चूमती है। अतः कहा जा सकता है कि श्रम मानव जीवन के सौंदर्य को बढ़ाता है, किंतु एकाग्रता से किया गया श्रम भी सफलता की कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को एकाग्र होकर साधना चाहिए। तो आप अगर सफलता चाहते हैं तो परिश्रम, अभ्यास, एकाग्रता, ये सभी कुछ बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए अब हम आगे रचनात्मक लेखन के दूसरे प्रश्न में, जहां पर हमारे सामने 2 पत्र दिए रहेंगे, दोनों में से हमें कोई भी एक पत्र करना है। अब चूंकि हमारे सिलेबस में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र हैं तो दोनों ही पत्र आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना, मगर ध्यान रखिएगा दोनों के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। आप 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले आशीष हो। अब आपका नाम जो कुछ भी हो, आप कौन हो? आशीष हो। आपने एक कविता लिखी है, इसके प्रकाशन हेतु दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखना है। अब दैनिक जागरण के पत्र के संपादक को आपको पत्र अगर लिखना है तो ये एक संपादकीय पत्र है, और संपादकीय पत्र किसमें आता है? औपचारिक पत्र। ठीक है, तो चलिए देखें क्या होगा। संपादक महोदय, दैनिक जागरण, F ब्लॉक, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश। दिनांक लिख देंगे उसके बाद में, फिर विषय आ जाएगा स्वरचित कविता छापवाने के संबंध में, यानी कि आप अपनी कविता लिखी हो, इसको आप पेपर में छपवाना चाहते हो, तो उसी के लिए संपादक को पत्र लिख रहे हो। ठीक है, मान्यवर, निवेदन यह है कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र की रविवारीय परिशिष्ट, यानी कि जो संडे मैगजीन निकलती है, में स्वरचित कविता प्रकाशार्थ
क्या प्रकाशनार्थ यानी कि प्रकाश करने के हेतु भेज रहा हूँ। इस कविता में प्रातःकालीन सौंदर्य और प्रातःकाल उठकर उपवन में घूमने फिरने की प्रेरणा निहित है। प्रातः माता पिता बच्चों के देर तक सोते रहने की शिकायत करते हैं। छुट्टियों के दिन तो वे ऐसा अवश्य करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये कविता पढ़कर बच्चों को प्रातःकालीन सौंदर्य देखने की इच्छा उत्पन्न होगी और उनमें सवेरे जल्दी बिस्तर छोड़ने की आदत विकसित होगी। मेरी ये रचना पूर्णतः मौलिक तथा पूर्व में कहीं ये भी प्रकाशित नहीं हुई है। इससे मैं पहले मेरी 2 रचनाएं चंदा मामा में प्रकाशित हो चुकी हैं। चंदा मामा जो है एक मैगजीन आती है, उसमें प्रकाशित हो चुकी है। आशा है आप रचना को प्रकाशित कर मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद भवदीय आशीष, आपने अपना एड्रेस दे दिया और नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कविता की प्रति संलग्न है, क्योंकि इसके साथ आप कविता भी तो दोगे जो छापनी है, पत्र भी दोगे और साथ में कविता की प्रति भी संलग्न करोगे यानी कि अटैच करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र दिया रहेगा। क्या है? अपने विद्यालय की विशेषताएं बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। अब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका अनौपचारिक है। क्या है? अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। कौन सा एड्रेस? अपना। P 8/276 वसंत छात्रावास, लेंसडाउन, देहरादून, 2 मार्च 2019। तो डेट आप वही डालना जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो। प्रिय मित्र गौतम, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चे हेलो हाय लिखते हैं ना, वो मत लिखा करो। ठीक है, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हिंदी के पत्रों में नहीं करते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। तुमने अपने पत्र में मेरे विद्यालय के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। तो जब भी देखो आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो दूसरे का पत्र मिला या तुम खुश हो, हम यहाँ खुश हैं, हम यहाँ स्वस्थ हैं, जैसी बातों को ज़रूर मेंशन करते हैं पहली लाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद जो टॉपिक होता है उस पर हम लिखना शुरू कर देते हैं। इस पत्र में मैं तुम्हें अपने विद्यालय की विशेषताएं लिखकर भेज रहा हूँ। मित्र, मेरा विद्यालय ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल देश में प्रसिद्ध है। इस विद्यालय का भवन अत्यंत विशाल, हवादार तथा सुंदर है। इसमें लगभग 4000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद तथा छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास का पूरा बल दिया जाता है। खेल कूद की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, जिसमें सभी प्रमुख खेलों के कोच हैं। तो मतलब सभी खेल हैं और सबके कोच भी अलग अलग हैं। मैं भी घुड़सवारी और तैराकी का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण छात्रों को मनभावना लगता है, तो प्रधानाचार्य और शिक्षकों का व्यवहार बच्चों को उनके निकट लाता है। वे मृदुभाषी, परिश्रमी और स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाले हैं। विद्यालय का प्रतिवर्ष आने वाला 100% परीक्षा परिणाम यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाण है। पत्रोत्तरण में तुम भी अपने विद्यालय के बारे में लिखना शेष शब्द। ठीक है, तुम्हारा अभिन्न मित्र गौरव सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्कूल के बारे में कभी भी जैसे किसी को भी पत्र लिख रहे हैं तो जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा एनलार्ज किया करो। क्या क्या उसके बारे में लिख सकते हो, सोचो और लिखो। चलिए आगे प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले, आप कोल्हापुर महाराष्ट्र के निवासी मिलिंद या भुवी हैं। ठीक है, आपके एक परिचित ने आपको दिल्ली से एक पार्सल भेजा जो 25 दिनों बाद भी नहीं मिला है। आप कुरियर कंपनी को ईमेल लिखकर शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई करने की चेतावनी करिए। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल दिया गया है, अथवा करके एक लघु कथा दी रहेगी। दोनों में से आपको एक करना है। अब ईमेल जो दिया गया है, आप यहाँ पर आपका नाम मिलिंद है, अगर लड़की हैं तो आपका नाम भुवी है। आपके मित्र ने एक पार्सल भेजा जो 25 दिन हो गए, आपको अभी तक नहीं मिला, तो इसकी शिकायत आप कुरियर कंपनी को एक ईमेल के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपका ईमेल का टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, ईमेल में सबसे पहले हम फ्रॉम देते हैं। चूंकि आपका नाम मिलिंद है तो मिलिंद से रिलेटेड ही अपना ईमेल आईडी बना लेना। फिर आते हैं, अब आप जिस भी कोरियर कंपनी को कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर शैलांश कोरियर कंपनी @gmail.com, हमने कोई भी एक ऐसी कंपनी बना ली। BCC और CC अगर आपको मेंशन नहीं करना है तो भी आप ये 2 वर्ड्स लिखा ज़रूर करो, ये ध्यान रखना। फिर हम यहाँ डेट लिख देते हैं। विषय है पार्सल ना पहुँचने हेतु शिकायत, महोदय। ठीक है,
मेरा नाम मिलिंद है और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरे लिए दिल्ली से एक पार्सल आपकी कंपनी के माध्यम से भेजा था, लेकिन 25 दिनों से अधिक का समय हो गया है और मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है। मैं बहुत निराश हूँ क्योंकि इस समय परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी है और मेरे लिए पार्सल की सामग्री आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप शीघ्रता से इस मामले का समाधान करें और मुझे मेरा पार्सल जल्द से जल्द पहुँचाएँ। धन्यवाद मिलिंद। तो आपको यहाँ पर एड्रेस या समथिंग कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, पार्सल का जो ऑर्डर नंबर होता है वो आपके पास होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना यहाँ पर पार्सल का ऑर्डर नंबर, क्योंकि आपको वहाँ पर एड्रेस इसलिए मेंशन नहीं करना क्योंकि जो पार्सल आपका आया है, जो ऑर्डर नंबर जिसका आप पार्सल का लिखोगे उसमें आपका एड्रेस मेंशन रहेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर सिर्फ आपको ये तो मेंशन करना है कि आपका पार्सल का ऑर्डर नंबर क्या है, जो जिसका आप वेट कर रहे हो। तो वो तो आपने अपने फ्रेंड से मंगा लिया होगा, तो फिर आप वो लिख दो, ठीक है, सिर्फ इतना मेंशन करना। अब अथवा करके एक लघु कथा दिया गया है। क्या है? घमंडी खरगोश के विषय में आपको एक लघु कथा लिखनी है। तो दोनों में से या तो ईमेल करो या लघु कथा लिखो, इन दोनों में से आपको कोई एक करना था। किसी नदी में मंदबुद्धि नामक एक कछुआ रहता था। एक दिन वह तट पर लेटकर धूप का आनंद ले रहा था। तभी एक खरगोश उसके पास आया। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। ठीक है, बातों बातों में दौड़ की बाजी लग गई कि भाई खरगोश और कछुए की दौड़ तो बहुत फेमस है कि नहीं। दौड़ लगाने के लिए अगले दिन सूर्योदय का समय निश्चित हुआ कि अगले दिन मॉर्निंग में लगेगा। उन्हें दौड़ लगाकर गांव के बाहर बने एक कुएं तक पहुंचना था। अगले दिन निश्चित समय पर दौड़ आरंभ हुई। जो समय डिसाइड हुआ था, दौड़ शुरू हो गई। खरगोश छलांगे लगाता तेज गति से आगे बढ़ गया और कछुआ अपनी धीमी गति से चलता चलता चला गया। ठीक है, अब खरगोश तो तेजी दौड़ता है, वो चला गया, और कछुआ क्या है, वो धीमे धीमे बढ़ता रहा। कुछ ही देर के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। खरगोश ने देखा, अरे भाई कहाँ है कछुआ, दिखाई ही नहीं दे रहा। उसने सोचा कि वह धीमी चाल से चलने वाला कछुआ उसका क्या मुकाबला करेगा, क्यों ना वह थोड़ी देर घने पेड़ की छाया में विश्राम कर ले। यह सोचकर वह लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में आ गया। अभी तक वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा था। उसे लगा कि भाई अभी तो कछुआ बहुत पीछे, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और वो सो गया। मंदबुद्धि कछुआ निरंतर चलता चलता जब वहां पहुंचा तो उसने खरगोश को गहरी नींद में सोते हुए पाया। कछुआ उसे उसी स्थिति में छोड़कर आगे बढ़ गया। दोपहर बीतने पर खरगोश की आंख खुली तो वह घबराकर सरपट कुएं की ओर दौड़ा। जब वह गांव के बाहर निश्चित स्थान पर पहुंचा तो उसने वहां कछुए को विश्राम करते हुए पाया। कछुआ जीत गया। वह दौड़ हार चुका था। उससे थोड़ी दूरी पर एक लोमड़ी बैठी थी। खरगोश ने पूछा, लोमड़ी मौसी, मैं कछुए से तो तेज दौड़ा फिर भी हार गया। लोमड़ी ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ खरगोश भांजे, तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबा। तुमने पहले आराम किया और बाद में काम करने का सोचा, जबकि मंदबुद्धि कछुआ निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया, इसीलिए वह दौड़ जीत गया। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर नीचा होता है। तो पहली चीज़ क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए, और जो भी काम आपको करना है उसे पहले कर लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे ठीक है अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। जैसे आप लोग को हॉलीडे होमवर्क मिलेगा या पढ़ाई की तैयारियां होती हैं, तो कह रहे हैं बहुत समय है, कर लेंगे। नहीं, पहले कर लो फिर आराम करना, है कि नहीं। पहले आराम करो, फिर पता चला बाद में समय ना मिले, कोई भी कारण हो, तो फिर तो आपके पास समय है ही नहीं, फिर तैयारी नहीं हो पाती है। तो जो काम है पहले उसे कर लो, फिर निश्चिंत होकर आराम करो। अब आ गए प्रश्न संख्या 15 में। यहाँ पर भी हमारे सामने दो प्रश्न दिए गए हैं। एक हमारे पास से संवाद रहेगा और दूसरा हमारे पास रहेगी सूचना। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। क्या दिया गया है? देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर मोहित और राहुल दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। अब दो मित्र हैं, दे दिया गया है नाम मोहित और राहुल। इस पे आपको संवाद लिखना है। देखिए क्या है, मोहित। अब ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि संवाद में कैरेक्टर एक तरफ रहते हैं और जो वो बोल रहे हैं वो एक तरफ रहता है। अगर इनमें कोई एक्शन वर्ड्स आ रहे हैं जैसे उठना, बैठना, चाय पीना, तो उन्हें हमेशा आप ब्रैकेट में लिखा करो। देखिए, मोहित, अरे राहुल क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? राहुल, क्या बताऊं मोहित, देश में भ्रष्टाचार तो कुकुरमुत्ते की भांति फैलता जा रहा है। मोहित, राहुल तुम सच कह रहे हो, भ्रष्टाचार के कारण आज हमारा जीवन हराम हो गया है। राहुल, क्या बात है मोहित, तुम तो मेरी बात सुनकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए।
कुछ हुआ है क्या? ठीक है, फिर क्या मोहित, एक बात है राहुल, तुम बताओ, क्या तुम भ्रष्टाचार से त्रस्त नहीं हो? क्या तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? राहुल, नहीं यार, ठीक ठाक क्या चलेगा, बस अपना काम तो कर ही लेता हूँ। मोहित, क्या तुम अपना काम कैसे निकालते हो? क्या तुम भी अपना काम निकालने के लिए भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हो? यानी कि कोई काम कराने गए तो कहेगा भैया पैसे दोगे तो हम काम करेंगे, तो कह रहे तो तुम क्या भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हो, यानी कि तुम भी रिश्वत देते हो तभी तुम्हारा काम बनता है। राहुल, मजबूरी है यार, क्या करूं। मोहित, ठीक है तो मेरी तुम्हारी दोस्ती समाप्त, मैं भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकता। राहुल, नहीं यार, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज से मैं भी किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। तो ये दो मित्रों के बीच संवाद हो रहा था। ठीक है, तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जब आप संवाद लिखते हो तो बराबर प्रोपोर्शन में संवाद देना। अगर 10 एक कैरेक्टर को दे रहे हो तो 10 एक कैरेक्टर दो, 5 एक को दे रहे हो तो दूसरे को 5 दो। ये एक बराबर प्रोपोर्शन लेकर चला करो। ठीक है, अब अथवा करके हमारे पास सूचना है। कैंटोन अपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी की ओर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जल संरक्षण हेतु करने के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना लिखनी है। तो सूचना हमें कैसे लिखनी होती है? बॉक्स के अंदर लिखनी होती है। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले हम एक बनाएंगे बॉक्स, फिर लिखेंगे कैंटोन अपार्टमेंट सोसाइटी सूचना, फिर डेट डालेंगे जिस भी डेट को आप दे रहे हो, फिर सूचना का विषय लिखा जाएगा जैसे जल संरक्षण हेतु। ठीक है, सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है हमारी सोसाइटी में दिन प्रतिदिन जल की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ घरों में पानी व्यर्थ बहता रहता है तो कुछ लोगों को पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध नहीं होता है। इस अनियमितता को देखते हुए जल संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। अतः सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि जल की आवश्यक कार्य हेतु प्रयोग करने के बाद नल बंद कर दें। अगर आपको जरूरत नहीं है तो नल बंद कर दीजिए। अनावश्यक रूप से पानी के दुरुपयोग को रोकने के यथासंभव प्रयास करें। इस समस्या से निजात पाने में मदद करें। अजय शाह, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सूचना में कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है। पहली बात बॉक्स है। सबसे पहले हम जिस भी संस्था ने इशू करी है वो संस्था आपको ऊपर दी रहेगी, वो लिखेंगे, सूचना लिखेंगे, डेट डालेंगे, विषय लिखेंगे। उसके बाद आप विषय वस्तु का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स का सैम्पल पेपर नंबर 5। ठीक है, तो बस इसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।